बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। आज है जी 5 फरवरी और यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है। पूरे शहर में आज आम तातील है। आज हम तजदीद करते हैं, आज हम अहद करते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। बिलाशुबा वो एक लंबी मुश्किलात जो अभी भी वो बर्दाश्त कर रही हैं, वो दिन दूर नहीं कि ये मुश्किलात ख़त्म होंगी, वो दिन दूर नहीं कि कश्मीरियों को उनका हक़ मिलेगा। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ आज इस चीज़ का यादा करते हैं, आज इस चीज़ का इजहार करते हैं कि उनकी तमाम मुश्किलात में, उनके तमाम मसाइल में हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। आज शहर भर में रैलियाँ भी निकाली जाएंगी और इसके साथ साथ जलसों का एहतमाम भी किया जाएगा और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान यूनुस और दुर्र नायाब। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इमरान, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर कश्मीरियों के हवाले से, इज़हार यकजहती के हवाले से बात की जाए तो 1990 से पहले कोई दिन जो है वो नहीं मनाया जाता और उस वक़्त जो है वो मरहूम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो दिन मुकर्रर किया था कि हम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए कोई दिन जो है वो मनाएंगे। तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन बात की जाए 5 फरवरी के हवाले से तो कश्मीरियों की जो खुद मुख्तारी है और इनका हक़ खुद इरादियत है, उस पर जो वैसे तो शुरू से ही उनको जो है वो मसाइल और मुश्किलात का सामना रहा है। लेकिन 2019 में जब इनकी खुद मुख्तारी, नीम खुद मुख्तारी हम इसको कह सकते हैं, जिसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और तब से बेचारे कश्मीरी जो हैं वो ऐसे ही है जैसे कि आप किसी जेल में कैद हैं। वैसे तो बेचारे वैसे ही पाबंद सलासल हैं, लेकिन स्पेशली जब बिल्कुल उनकी खुद मुख्तारी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद से फिर हम बात करें कि जितने इस्लामी ममालिक हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात ना करें, आज आप सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे देखें जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। लेकिन आप आज के दिन तो स्पेशली अपने कश्मीरी, लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि पूरी दुनिया जानती है, अक़वाम आलम जानती है और अक़वाम मुत्तहिदा भी जानती है कि भारत जो है वो मज़ालिम के पहाड़ जो है वो कश्मीरियों पर तोड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई उसका क्यों नहीं कुछ बिगाड़ सका। क्यों? क्योंकि वो एक मजबूत कंट्री है, वो हर हवाले से आगे है। चाहे IT ले ले, चाहे उसकी मैशत देखें, किसी भी मामले में देख लें, वो आगे हैं। तो जो मुल्क मजबूत होता है फिर उसकी बात भी सुनी जाती है, फिर वो ये नहीं देखा जाता। यही कश्मीरियों की बात ले लें ना, कश्मीर का मैटर आप देख लें कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो क्यों भारत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हालांकि पाकिस्तान जो है वो हर फोरम पे आवाज़ उठा रहा है कश्मीरियों की खुद इरादियत के लिए, लेकिन बात कहीं जो है वो नहीं सुनी जा रही। तो बात यही है कि जब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा तो इसकी आवाज़ भी उस तरह जो है वो नहीं मानी जाएगी। बेशक हमें आज के दिन ना सिर्फ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करना है, बल्कि पूरे अक़वाम आलम तक ये पैगाम पहुँचाना है कि कश्मीरियों को उनका हक़ मिलना चाहिए और लाजमी मिलना चाहिए। दुर्र अच्छा जी, बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और उन्होंने पंजाब में एक रवायत रखी थी कि कश्मीर डे को मनाया जाएगा। और उस वक्त अगर बात की जाए मेट्रो बसेस को और बाकी ट्रांसपोर्ट को, तो उन पे भी झंडे लगा दिए गए थे उस दिन और हर जगह डिस्प्ले किया गया था, कश्मीरी परचम को डिस्प्ले किया गया था। लाहौर में बहुत बड़े पैमाने पे तकरीबात रखी गई थी और आप सिर्फ अपनी जो एक शो करते हैं ना कि जी हम उनके साथ हैं, तो सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं होता, आपको हर तरह से उनके साथ होना पड़ता है। आपको अपनी हुकूमत की सतह पर डिस्प्ले करना पड़ता है कि हम उनके साथ हैं। और कश्मीर कॉज पे जितनी सियासत की जाती रही और कितनी हो रही है वो अपनी जगह, लेकिन आप कम से कम उनको ओन तो करें। आप उनको खुद हक़ खुद इरादियत की बात तो करते हैं, चलें वो तो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स का मुनाफिकाना चेहरा है कि वो हक़ खुद इरादियत की बात तो करते हैं, लेकिन वो आगे करवा नहीं सकते। हम तो सिर्फ ये मुतालबा करते हैं जी आप कश्मीरियों से पूछें, आप छोड़ें पाकिस्तानियों को, आप छोड़ें इंडियन्स को, जो कश्मीरी हैं उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं। आप वही नहीं होने दे रहे और करारदादों पे करारदादें पास हैं, आप उस पर अमल दरामद ही नहीं होने दे रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पास हैं कि जी आप इंडिपेंडेंट पोलिंग करेंगे, आप हक़ खुद इरादियत की बात उनसे करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या चाहते हैं। ये छोड़ दें कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी फ़ौज क्या चाहती है, बाकी लोग क्या चाहते हैं। आप सिर्फ कश्मीरियों से पूछेंगे वो क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं उस पर मनो अमल किया जाए। इतना मामूली सा मुतालबा अगर भारत अपनी हरदर्मी पे नहीं होने दे रहा तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी तो फिर पूरी आलम इस्लाम को इस पर खामोश भी नहीं बैठना चाहिए। देखिए आपने खामोश बैठ के फ़लस्तीन का क्या हाल करवा दिया, उससे पहले आप इराक, कोई सौ आपके ममालिक हैं उनके साथ क्या किया गया। आप हक़ खुद इरादियत की बात तो करते हैं, लेकिन आप जाके पूरी दुनिया में मशहूर हैं बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जो हक़ खुद इरादियत के ख़िलाफ़ जाके पावर
अटैक करती हैं, मुख्तलिफ ममालिक की जो एक सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज करती हैं। तो आपके पास क्या हक है? अब एक ही हक है कि जी आप बतौर हमसाए, हम पाकिस्तान, हम जितना उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं करेंगे। हम पाकिस्तानी कौम उनके साथ जितना खड़े हैं खड़े रहेंगे, जब तक है हर तरह से खड़े हैं। ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी बात नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा और कुछ नहीं कर सकता, तो कम अज़ कम एक रेफरेंडम जो है वो करा सकता है अपने ज़ेर इंतज़ाम। भारत ने ऐसे कई रेफरेंडम जो है वो करवाए हैं जिसमें वो खुद फैसला जो है वो अपने मुताबिक लेता है। लेकिन अब भारतीय फौज के ज़ेर इंतज़ाम अगर रेफरेंडम होगा तो फिर उसका क्या नतीजा होगा, वो सबके सामने। और ऐसा ही रेफरेंडम जो है पहले हो चुका है, माजी में हमने देखा है। अगर हम बात ये करते हैं कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कोई और स्टेप नहीं ले सकता, सिर्फ अब करारदादों से आगे बात चली गई है। वो तो इतने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आपने देखा होगा कि मोदी साहब की हुकूमत ने इतना प्रेशर करके सुप्रीम कोर्ट से गलत फैसला ले लिया कि जी आप उनका आज़ादाना हैसियत को ख़त्म कर दें। भाई आप कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? आपके पास क्या इख्तियार है? बट अब हम सबको, पूरे आलम इस्लाम को मिलजुल कर ना सिर्फ यकजहती का इजहार करना है, बल्कि अब किसी पॉइंट पर सबको यकजा होना है और आवाज़ बुलंद करनी है, ताकि कश्मीरी भाई जिन्होंने ऑलरेडी बड़े जुल्म सहे हैं उनको उनका हक जो है वो मिले और मिलकर रहना चाहिए। आज के दिन का मकसद भी यही है। हम दुआ गो हैं कि कश्मीरी भाई जो हैं वो अपनी इस जद्दोजहद में कामयाब हों। खबरों की तफसीलात की तरफ आएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, शहर के मेगा मंसूबों की बात हो रही है। ट्रॉम ब्लू पर्पल लाइन पर वर्किंग शुरू हो चुकी है। वजीर आला ने जामे प्लान तलब कर लिया है। क्रीम ब्लॉक चौक से मोटरवे, गड़ी चाउ सिग्नल, फ्री बरकत मार्केट, वाई जंक्शन के मंसूबे पर प्लानिंग री प्लानिंग की जाएगी। ये निगरान दौर के ऑलमोस्ट मंसूबे दौरे नायाब बल्कि निगरान से भी कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो शबाशिर साहब के दौर के, और वो सोचते थे, लेकिन वो सोचते थे वो कर जाते थे जी। उनमें एक क्वालिटी थी, और मोहसिन साहब में ये क्वालिटी थी कि वो सोचने से पहले ही कर जाते, कर दिखाते, ठीक है। वो कहते थे कि अभी नहीं, सोचना बाद में, पहले ये प्रोजेक्ट करना है तो कर दिया। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के अंदर बस एक थोड़ी सी मैं कमी कोताही उनकी टीम में ये देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा टीम को जो है ना वो उस पर बहुत रिलाई करती है। लेकिन टीम को तो ज़मीनी हकाइक उससे गर्ज कोई नहीं है। इन ब्यूरोक्रेसी ने तो ना कभी बंद रोड से गुजरना, ना कभी इस ब्यूरोक्रेसी ने कभी किसी डिप्राइव एरिया में जाना, ना इस ब्यूरोक्रेसी ने गड़ी शो जैसे मसाइल को फेस करना, क्रीम ब्लॉक जैसे मसाइल को फेस करना, ना वाई जंक्शन बरकत मार्केट जैसे मसाइल को फेस करना, ना इन्होंने ये बाइक लेन को फेस करना है, ना इन्होंने फिरोजपुर रोड पे जाना है। इनका ये मसाइल नहीं है, और अगर जाना है तो फिर इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है ना। फिर रोड ये सारा वक्त चला गया जब एक वज़ीर आला के लिए रूट लगता था। आजकल तो आप देखें जी, आईजी के लिए, सीसीपीओ के लिए, आपके मिनिस्टर्स के लिए प्राइवेट कुछ लोगों ने गार्ड जिन्होंने रखे उनके रूट लग रहे हैं। अब रूट वाला तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। प्रॉब्लम यह है कि लाहौर बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। अगर आपने उसके बर वक्त फैसले ना किए तो आपके साथ क्या होगा? अगर 13 माह में कुछ कॉरिडोर्स को मोहसिन साहब एड्रेस ना करते, जिसमें गुलबर्ग वाला कॉरिडोर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका कैंट डिफेंस तक रूट बहुत इंपॉर्टेंट था, आपका फिरोजपुर रोड का वाटर रूट वेरी इंपॉर्टेंट था, बंद रोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके बाद आपका जो ये कलमा चौक और उससे जो आपने सीबीडी की तरफ रूट्स नए निकाले, अभी तो जब ये खुलेगा ना सीबीडी का रूट 47, तो ये आपकी ट्रैफिक को इतना ज़्यादा स्मूथ कर देगा, इंटरनल ट्रैफिक को, कि आप परेशान हो जाएंगे। अभी मैं मोहसिन साहब के विजन की बात को करूंगा तो शायद आप कहेंगे तरफदारी है। आप जब वहां से गुजरेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं यार, उस बंदे का विजन था, उसने क्या रूट दिया है। मैं इसलिए डिस्क्लोज बहुत सी चीजें नहीं कर रहा, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारे बहुत सारे मंसूबे बड़े जरूरी है। आपको मोटरवे तक एक नया रूट देने की क्रीम ब्लॉक से बहुत जरूरत है, ताकि ये जो आपका साउथ लाहौर, नॉर्थ लाहौर के तकरीबन जितनी ट्रैफिक है वो डायरेक्ट जाए, कलमा चौक क्रीम ब्लॉक पकड़े और सीधा आपकी मोटरवे पे कर दे। अच्छा, उसके बाद आपको गड़ी शो को एड्रेस करने की बहुत अशद जरूरत है, शदीद ट्रैफिक जाम है। आपको वाई जंक्शन को एड्रेस करने की अशद जरूरत है। अब हालत ये हो गई है कि अगर आप जिन्हों हॉस्पिटल से कलमा चौक की तरफ जाना चाहे, बरकत मार्केट के पीछे किलोमीटर 2 किलोमीटर लाइन लगना शुरू हो गई। आपको ये एड्रेस करना चाहिए था, आपने नहीं किया। चले वक्त के साथ अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ये टास्क दिया है नेस्पा को, एलडीए को, कि जी आप वर्किंग करें, 30 जून के बाद मैं रिवीजन करूंगी। उसके बाद नए माली साल में जो 30 जून 2025 के बाद स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, उस पर हम कुछ नए मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाहौर के लॉन्च करेंगे। अभी नहीं, अभी सिर्फ लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है जो ज़मीन के नीचे 130 अरब रुपए में हमेशा कहता हूँ दफनाए जा रहे हैं। सही कह रहे हैं, बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो किस कॉस्ट पे,
उसकी क्वालिटी एश्योरेंस पे वो काम किया जा रहा है, वो थर्ड पार्टी वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कि आपको अगर एक चीज दी गई है तो इमरान आके थर्ड पार्टी और ये अनफॉर्चुनेटली तब होता है जब हुकूमतें चली जाती हैं, तब जाके वो सारी चीजें नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मोहसिन साहब ने भी ये प्रैक्टिस रखी कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन वो लाजमी करवाते थे, और शहबाज शरीफ साहब उससे पहले वो भी थर्ड पार्टी वैल्यूएशन लाजमी कराते थे और उसको उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाते थे, ताकि कल को कहीं भी कोई बात हो तो उसमें थर्ड पार्टी वैल्यूएशन, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन होना कि नहीं जी हम LDA नेस्पा को दफा करें, आप ये देखेंगे जी थर्ड पार्टी क्या कह रही है। यहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं हो रही है अनफॉर्चुनेट। और अब 30 जून के बाद कौन से मनसूबे थ्रू होते हैं उसमें इन्होंने सारे तो कर दिए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आपका मेरा सवाल ब्लॉक ये वाला था, ये ट्राम, ब्लू, पर्पल लाइन और जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये सब क्या एक साथ शुरू करेंगे? नहीं कर सकते। आपका क्रीम ब्लॉक वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसके बाद आपका एक्सप्रेस वे जो लाहौर का बनना है, जो नया रास्ता गुलबर्ग से उठा के आपको सीधा पार करा के मोटरवे पे लेके जाएगा, एलिवेटेड एक्सप्रेस, जिसके अंदर आपने जमीन भी एक्वायर कर रखी है, आपने बहुत सारे सेक्शन पे काम भी कर रखा है, उसको बनने की बहुत जरूरत है, उसकी लागत बढ़ती जा रही है। अगर आज बनाना है बना ले, नहीं तो जिंदगी भर के लिए उसको क्लोज नहीं बन सकता, उसको फैसला कर दे कि जी आज के बाद नहीं बनाना। 23 अरब से स्टार्ट हुआ था, 88 अरब और अब 100 बिलियन पे पहुंच चुका है वो। टाइम भी तो देखे शहबाज शरीफ साहब के दौर का मंसूबा है, 13 का मंसूबा था, 12-13 में स्टार्ट होना था, आज 2024 यानी कि 10-11 साल बाद आप उसको स्टार्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट इफेक्ट है। इसी तरह सारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट इफेक्ट है। और फिर अभी भी स्वाबदीदी इख्तियार है वज़ीर आला साहिबा का, ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पे लाहौरिये होंगे कि वो किस चीज़ की इजाज़त देती हैं और किसकी नहीं देती। सही। इमरान अन्ना देखें, पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है, जो हुकूमत थी पिछले साल, जो हुकूमत थी जो कि निगरान हुकूमत थी, वो काम कैसे करती थी? घड़ी की आवाज़ होती है, घड़ी की सुइयों की आवाज़ होती है, टिक टॉक टिक टॉक। पिछली हुकूमत जो थी वो घड़ी की आवाज़ की टिक टॉक पे काम करती थी, और इस वक्त की जो हुकूमत है, फिर सबने देख लिया ना, इस वक्त की जो हुकूमत है वो भी काम कर रही है, लेकिन वो घड़ी की आवाज पे नहीं काम कर रही, काम वो टिक टॉक पे कर रही है, ठीक है, लेकिन घड़ी की आवाज पे नहीं काम कर रही। हाँ, बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट जो है ना, ये सोशल मीडिया पे तशहीर के लिए, टिक टॉक पे वीडियोस बनाने के लिए और ये सारी चीजों के लिए कर रही है। अभी ब्रेक में जिस तरह ये वाली मिसालें भी नहीं देखी थी कि गवर्नमेंट अपनी तशहीर इस तरह से कर रही है, ये भी एक नई देखो तो सही, बाकायदा पॉइंट्स लिखी जाती हैं। गवर्नमेंट को तशहीर की जरूरत होती, काम खुद ही बोलते हैं, आवाम को जब रिलीफ मिलता है आवाम खुद। अच्छा, आज ना इमरान आपकी बात इसमें कंटिन्यू करना आसान होगा। मैं अरफा के सामने से गुजरा, अरफा करीम के टावर के सामने एक बहुत बड़ा पैनाफ्लेक्स लगी है, उसमें मरीन नवाज साहब की तस्वीर है। आवाम देखे, मैं इसलिए बता रहा हूँ और शुक्रिया अदा करे। उन्होंने कहा जी कि बहुत शुक्रिया, आपने फिरोजपुर में बाइकर लेन बना दी। मरीन नवाज फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस भी शुरू नहीं हुआ। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, चूंकि दुरे ने आप LDA करते हैं, टीपा करते हैं, ये इस चीज़ को ज़्यादा एड्रेस करेंगे। जब आप मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से आ रहे हैं और आपने फिरोजपुर रोड पे टर्न होना है, कलमा चौक से राइट होना है, आपने मुस्लिम टाउन मोड़ की तरफ, आप यकीन जानिएगा मैं हैरान होता हूँ कि जब आप टर्न होते हैं, टर्न होते ही ब्रिज के नीचे थोड़ी सी रोड है फिरोजपुर रोड की ना, वहां पर चलें आप, ठीक है, आपने वो लेन तो बना दी, बाइक लेन ना, लेकिन आपको वहां पे स्टोन्स लगाने की जरूरत नहीं थी। आप मार्किंग कर देते, लेकिन आपने वहां स्टोन्स लगा दिए, क्योंकि वहां पे बीकन हाउस स्कूल भी है, बाकी चले जहां ब्रिज आगे उतरता है वहां पर आपने अलहदा सेपरेट कर दी रोड, वहां पे समय लगती है कि रोड खुला हो गया। जहां पे रोड ऑलरेडी कंजस्टेड है, मुझे हैरानगी होती है कि सिर्फ अब एक तरफ वो बाइक लेन रह गई है जिसपे अभी रिक्शे भी चल रहे हैं, रिक्शे भी चल रहे हैं और कुछ गाड़ियां भी चल रही हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आप एक लेन की जो है वो गाड़ियां चल रही हैं और उधर भी बाइक्स चल रही हैं, उधर भी। आप इस कौम को कैसे सिखाएंगे? और आप, ठीक है, आपने अगर ये लेन बनानी थी, सॉरी टॉपिक कहीं और चला गया, लेकिन मैं ये लाजमी डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई अगर आपने ये लेन, इसकी पाबंदी करवानी थी, जो आपने ग्रीन वो लेन बना दी है बाइक्स के लिए, तो आपको लोगों को पहले ना डंडे के जोर पे उस पर लाना पड़ेगा। अभी भी लोग जो हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैदान में देखेंगे लोगों को तब आपको पता चलेगा कि खैर ये तो हो गया ना। दूसरा, अगर ट्राम के बारे में ब्लू और पर्पल लाइन के वाले से बात की जाए, वर्किंग हो रही है। यकीन जाने मैं दुरे नायाब को ना तब से जानता हूँ जब इसकी हल्की हल्की दाढ़ी आना शुरू हुई थी और अब इसके बाल व्हाइट हो गए। तब भी ये स्टोरी दिया करता था ट्राम की, तब भी ये ब्लू लाइन की स्टोरी दिया करता था, तब भी ये पर्पल लाइन की स्टोरी दिया करता था। तो अभी भी उस पर वर्किंग जो है वो शुरू हो रही है। ये वो प्रोजेक्ट, देखिए हम इसके खिलाफ नहीं है, ये प्रोजेक्ट जो है ना वाकई बड़ी अहमियत के काबिल है। शुरू भी तो कर तरक्की, हाँ, लागत कहां से कहां तक बता रही है। तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे ही प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी
काम कर रहे हैं, वर्किंग में है ना। बिल्कुल। यहाँ पर अभी भी सोचा जा रहा है। हम हमेशा ये कहते हैं ओ भाई फाइलों से आगे निकलने की जरूरत है, इजलासों से आगे जाने की जरूरत है। जिस तरह दुर्रे ने आप बात कर रहे थे ना कि मोहसिन नकवी जो है वो सोचते बाद में थे, करते पहले थे। अब ये सब कुछ अगर ब्यूरोक्रेसी के सर पे रहेगा ना तो वर्किंग ही होगी और फाइलों में ही काम घूमेगा। ये बंद रोड के साथ क्या इशू है दुर्रे नायाब? मेरा ख्याल इसके साथ तो एक और दुखती मुझे तो लगता है वहाँ के लोगों को कोई बद्दुआ मिल गई है। आपने कहा कि हुकूमत के बंद रोड पे क्या इशू है, मैंने कहा मुझे लगता है कोई जाती इशू है। इसके अलावा कुछ उसमें समझ कुछ नहीं आ रहा। समझ नहीं आती ना। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब वज़ीर आला बनी थी उसके बाद उन्होंने विजिट किया, बल्कि रीविजिट किया, तो उन्होंने मोहसिन साहब की इस आइडिया को उन्होंने किया था। तो उन्होंने इस चीज को एंडोर्स किया कि हाँ सर्विस लेन की कुशादगी बड़ा जरूरी है। आप देखें बंद रोड से आ रहे हो, आप मोटरवे से उन्होंने आ रहे कहा और आज तक वो सर्विस लेन वैसी की वैसी हो, और पड़ी है। ब्यूरोक्रेसी ने उसके अंदर ऐसी खिंचे डाली ना कि वो जिंदगी में प्रोजेक्ट थ्रू ही नहीं हो सका। 2 दफा समरी गई, दोनों दफा समरी जो है ना टाउन डाउन होगी। कल भी समरी टर्न डाउन हो गई कि जी उन्होंने कहा कि नहीं जी वो चेयरमैन पीएनडी लेकिन इसी ब्यूरोक्रेसी ने अपने लिए गाड़ियां लेनी हो वो हो जाती हैं। वो काम हो जाता अपने लिए है। जियो नहीं, और यहाँ घर पे मसला बनाने। क्या है? पैसे बहुत ज्यादा है। देखिए जी पैसे तो आपको जमीन लेनी है ना, आपने जमीन दोनों साइड पे एक्वायर करनी है। इधर से बंद रोड से स्टार्ट करके दूसरी जानिब आजादी चौक तक दोनों तरफ कॉरिडोर में जहां जहां रुकावट है। समरी का भी बता दें कि समरी के साथ क्या किया है। पहले समरी वाली बात आप कर लें, फिर इस प्रोजेक्ट की अहमियत पे आइएगा। अब हुआ क्या, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बात है। वज़ीर आला गई, उन्होंने कहा जी कि करें जी, उन्होंने समरी भेजी, इन्होंने कहा कि जी वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक आपने थ्रू कहा था तो ये इस पे लैंड एक्विजिशन आती है और वो नपी तुली होती है। बिल्कुल। वो जो डीसी रेट है ना उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता ना। उन्होंने कहा जी डीसी रेट के मुताबिक ये है 3 अरब 70 करोड़ रुपए तकरीबन बनता है। ठीक है जी, अब इस पे फैसला करते हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, उन्होंने पीएनडी भेजी, चेयरमैन पीएनडी साहब ने और पीएनडी टीम ने कहा जी कि नहीं इसकी तो क्या जरूरत है, ये तो बहुत पैसे हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा नोट लिख दिया। अच्छा। वज़ीर आला साहिबा ने बगैर कुछ इस चीज़ को देखे कि यार वहाँ पे लोगों की मजबूरी समझें, प्रायोरिटी समझें, उन्होंने उसको एंडोर्स कर दिया। अब जो मैं आपको हमेशा बात करता हूँ कि आप ब्यूरोक्रेसी के ऐनक उतार के हुकूमत चलाएंगी तो चलेगी, अदरवाइज तो इन द एंड ऑफ टाइम कुछ नहीं होगा आपके पास। उन्होंने चेयरमैन पीएनडी की और पीएनडी टीम की बात को एंडोर्स कर दिया और एक दफ़ा समरी जो है ना वो फिर शेल्फ हो गई है। अब अगली हुकूमत अगले माली साल तक जो भी होता है नहीं होता, क्या हालात होते हैं ये नहीं होने वाला। भाई देखे ना, एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहा है, ये नहीं कि शुरू हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। हाथी गुजर गया दुम रह गई, भाई उसका जो हिस्सा है जो रहता है उसको तो मुकम्मल कर, अगले माली साल में आपने उसको डाल दिया। उस प्रोजेक्ट की थीम क्या थी? उस प्रोजेक्ट के 2 हिस्से थे। एक वो लोग जो डायरेक्ट आ रहे हैं मोटरवे से, पिंडी से इस्लामाबाद मोटरवे से कनेक्ट होकर इस्लामाबाद या लाहौर या मुल्तान जाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, उनके लिए तो आपने कॉरिडोर बेहतरीन दे दिया। दूसरा ये था कि दोनों तरफ की आबादी, आपका गुलशन रावी है, मुझे बता दें कि मसाइल इससे क्या होंगे। लाइट का इशू वहां पर रहता है, बारिश हो जाए तो वहां पे लोगों के लिए गुजरने का मसला रहता है। हमारा चीजों को छोड़े ये तो होती हैं, आप सिर्फ ये सोचें कि हुकूमती खजाने पे कितना बोझ पड़ेगा। हमारे एक साथी रिपोर्टर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर 1 हफ्ता डिले होता है ना, आप यकीन जाने, क्योंकि ठेकेदारों को तो हम भी जानते हैं, दुर्रे नायाब साहब भी जानते हैं, उन कंपनीज को हम भी जानते हैं। कंपनियों का काम 1 महीना भी डिले होता है ना भाई, उनका रेट आप देखिएगा कहां से कहां चला जाता है। उसके बाद डीसी रेट भी रिवाइज हो जाएगा। आपकी ये 3 अरब की जमीन जो आपको 6 अरब में पड़ जाएगी, ये लटक जाएगा। ठीक है, हमारा एक साथी रिपोर्टर रहता है, वो तकरीबन ज़हनी मरीज बन चुका है और हम उसको कहते हैं खुदा के लिए भाई तू अपनी रहाइश बदल ले, यहाँ कुछ नहीं होने वाला और हालात भी ऐसे ही लग रहे हैं। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माफिया यहाँ पर भी पंजे गाड़े बैठा है। पंजाब में गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन की किल्लत है और ये मेरे ख्याल से लाजमो मलजूम है। आपका वो जो वैक्सीनेशन चार्ट होता है बच्चों के लिए, उसमें ये लाजमो मलजूम है। इमरान, इसमें अफसोस वाली क्या बात है? पाकिस्तान है, यहाँ पर रमजान आता है तो खजूरें गायब हो जाती हैं, फल महंगे हो जाते हैं, हर चीज जो है वो महंगी हो जाती है। ये माफिया क्या भाई, ये मुल्क है ही माफिया का। और अब ये जो गर्दन तोड़ बुखार वाली जो आप वैक्सीनेशन की अहमियत के हवाले से बात कर रही हैं कि जाहिद चौधरी साहब ने जिस तरह खबर में बयान किया है कि उम्रा रवानगी से 10 रोज कबल ये वैक्सीनेशन जरूरी है। हज उम्रा अब आप ये देखें, प्राइवेटली तो ये मिल नहीं रही, इसको छोड़े सरकार का जो स्टॉक है वो भी खत्म हुआ पड़ा, उनके गोडाउन भी खत्म हुए पड़े हैं। तो इसमें महकमा सेहत जो है ये तो खुद माफिया को, क्योंकि आपके पास अगर स्टॉक नहीं है तो उससे पहले माफिया को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना कि भाई ठीक है सरकारी तौर पे तो हमारे पास खत्म है, बाहर से लगवा लें। तो फिर जब माफिया को ये पता चलेगा कि भाई सरकार के पास तो ये मेडिसिन है ही नहीं, तो फिर कीमतें तो डबल होंगी ना। बिल्कुल। दुर्रे ने आप अगर आपने मुल्क को ऐसे चलाना है तो मेरा ख्याल है वज़ीर आला साहिबा को इजाज़त दे देनी चाहिए कि ये जितनी मेडिसिन बनती हैं जहाँ से प्रोक्योर होती हैं ये सेक्रेटरी या वज़ीर साहब खुद ही कर लिया करें।
उनका कारोबार होगा बड़ा बेहतरीन, वो चला भी लेंगे, बर वक्त दवाइयाँ भी पहुँच जाया करेंगी, कोई लॉस प्रॉफिट भी नहीं हुआ करेगा। हालात बहुत बुरे हो जाएंगे, अभी कंट्रोल में कुछ नहीं है। कंट्रोल इसलिए नहीं है ना कि उनका बिजनेस नहीं है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे हैं। ठीक है, उनको आम बंदे की गर्ज नहीं है। अगर यही अशराफिया जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, आपके वज़रा भी है, अगर उनको ये कारोबार सौंप दिया जाए तो मेरा ख्याल बर वक्त दवाइयाँ भी होगी, आपके अस्पतालों में प्रोक्योरमेंट भी टाइम पे होगी, अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो इसके अलावा मुझे तो कोई फार्मूला नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक और बड़ा इकदाम जो यहाँ पर है, शायद ये बड़ा इकदाम अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में कर लेते तो हम ये खबर ना शेयर कर रहे होते। हॉर्स एंड कैटल शो के लिए जो है वो बड़े जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। नहीं, आपने गलत थोड़ी सी हेडलाइन पढ़ ली है। अच्छा, 1.5 अरब वाला हॉर्स एंड कैटल शो, 1.5 अरब, आपने ये ऐड करना था। तो क्या होगा इसमें ऐसा? आपने बताना है लोगों को कि ये हॉर्स एंड कैटल शो ना, इसको इजी ना लें, ये बड़ा महंगा हॉर्स एंड कैटल शो है। इस पे 1.5 अरब रुपए इस गरीब कौम के, इस गरीब हुकूमत के, जिसके पास बंद रोड को देने के पैसे नहीं है, लाहौर में किसी सड़क और मेगा स्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं है, लेकिन 1.5 अरब हम हॉर्स एंड कैटल शो पे लगा रहे हैं। क्योंकि हमने लिए ये शो हो रहा है। देखिए, मेरे तो ज़राए मुझे बहुत ही ज़्यादा डराते हैं और मैं वो इतना डर जाता हूँ कि मैं वो खबर देते भी घबराता हूँ। अच्छा, कि कहीं मेरे पे कोई एक्ट उक्ट न लगा दे। और मुझे तो यहाँ तक इतला मिली है मेरे अपने जो PHA के ज़राए हैं उनसे कि 48 से 45 करोड़ रुपए सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी में लगाए जा रहे हैं। एक दिन कर ले बात, एक दिन ये सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी है, ये कोई वर्ल्ड कप की या चैंपियंस ट्रॉफी क्या है ऐसा? अच्छा जी, वो इतने पैसे तो मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग पे नहीं लग रहे होंगे। वो फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर होगी, कंट्रोल्ड होगी, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे रंगारंग इवेंट होंगे, सारा दिन हल्ला गुल्ला ये वो चलता रहेगा। अच्छा चले, माजरे के साथ जिस जगह का आप नाम ले रहे हैं ना वहाँ पे लग सकते हैं भाई। नहीं, मैं तो कहता कंट्रोल्ड होगी ना, कंट्रोल्ड। 1 मिनट है मेरे पास। अच्छा, उसके बाद फिर बहुत सारे इवेंट है, ड्रोन शोज, ये वो सारी नई चीजें। इतने पैसे नहीं बनते, नहीं बनते, मैं तो कहता हूँ इतने पैसे अगर लाहौर के 10 टाउन्स के इलाकों के जो पार्क्स हैं उन पे लगा दिए जाए, झूले लगा दिए जाए, तो लोग खुद अपना आखिरी बात करके वाइंड अप करूंगा कि जो कंपनियां DGPR के बाद रजिस्टर्ड थी, जिन लोगों को टेंडर में पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा था, अगर उनको नहीं करने दिया गया तो सारी खबर तो वो खुद बता देंगे आके। बिल्कुल, कि क्यों नहीं करने दिया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम सोशल मीडिया सार्फिन के लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका डेटा महफूज रह सके, हैकर्स के हमले से किस तरह से महफूज रहा जा सकता है, मुख्तलिफ एप्लीकेशन जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पासवर्ड की अहमियत क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, पासवर्ड को आपने कब और कैसे कितनी देर बाद चेंज करना है, हैकर्स कब और किस तरह से हमलावर हो सकते हैं, उसकी निशानियां क्या क्या हैं, वो हम आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि साइबर हमलों की जो नई एडवाइजरी जारी हुई है वो अलर्ट क्या है। सभी को इससे अलर्ट होने की जरूरत है। सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक अकाउंट है, लेकिन आपने उसकी हिफाजत तो करनी है। आपका पर्सनल डेटा होता है। बहुत सारे लोग अपने पर्सनल अकाउंट्स पे अपने घर का एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, इवन हर चीज़ शेयर कर रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस को कि हम अपनी हर पर्सनल चीज़, हम अपने चेक इन एक के बाद एक चीज़ हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करते जाते हैं। सो हम तो बिल्कुल ही महफूज नहीं रहे। हमें तो कोई आसानी से फॉलो कर सकता है, मैं कब कहाँ कैसे जा रही हूँ। मैं पर्सनली अगर अपनी बात बताऊँ तो अक्सर ऐसा होता है, ड्राइव करते हुए स्नैपचैट पे आपने अपनी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी, आप किस लोकेशन पे हैं आपने ये स्नैपचैट पे स्टोरी लगा दी, आप दफ्तर में हैं तो आपने इंस्टा पे स्टोरी लगा दी, आप कहीं बाहर गए हैं तो आपने चेक इन, खाना खाने गए हैं तो आपने चेक इन कर दिया। तो ये प्रैक्टिस बहुत सारे लोगों की रूटीन लाइफ का हिस्सा है। सो ये हमें क्या गैर महफूज बना रहे हैं, क्या हमें मुसलसल कोई फॉलो कर रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। हमारे साथ IT एक्सपर्ट मौजूद हैं, खुरम बशीर साहब, उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा चीज़ ना रिस्क पर आती जा रही है, हम जितनी जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, एडवांस होते चले जा रहे हैं, उतनी चीज़ें रिस्क फैक्टर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ा आपको फूंक कर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, अग्री करते हैं? 100% जी, आपने खुद ही ये पहले ही मेंशन कर दिया अपने इस इंट्रो में कि हाउ आवर लाइफ इज़ नाउ वर्किंग। हमारी डेली रूटीन में हम बेशक इसको अपनी एक रूटीन के लिहाज से अपने दोस्तों से, फैमिली से शेयर करते हैं कि मैं यहाँ पे सेफली पहुँच गया, या वी चेक्ड इन टू दिस होटल और वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से वो तो आप खुद से स्टेटस तो बाद में लगाते होंगे, लेकिन जो आपकी डिवाइसेज़ हैं वो ऑलरेडी इतनी स्मार्ट इनफ हैं जो आपको ट्रैक, जब आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं स्पेशली सोशल मीडिया,
वो तो ऑलरेडी आपकी टोटल ट्रैकिंग कर रही होती है आपकी वाइल यू आर ट्रैवलिंग टू एनीवेयर। अगर आप ये भी देखें कि आप सम टाइम किसी ऐसे एरिया में भी जाते तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं कि इस एरिया में ये होटल अच्छा है, इस एरिया में ये बुकिंग अच्छी मिल सकती है आपको, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो आपके चेक इन से पहले ऑलरेडी आपकी डिवाइस जो है वो आपको चेक इन कर चुकी है कि वेयर आर यू राइट नाउ, वेयर आर यू ट्रैवलिंग, बिकॉज हम खुद से परमिशन देते हैं। हमारे मोबाइल में जो एप्लीकेशन है मैप हमने ऑन किया होता है वो उससे अपडेट वो खुद ब खुद हो जाता है। सो ये बता दें हमारे नाजरीन को, आप चेक इन करें ना करें, आपकी डिवाइसेस इतनी स्मार्ट हैं कि इनमें वो ऑलरेडी देखें, आप किसी भी आज एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करते हैं और जिसमें सबसे पहले अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, टिकटॉक की बात करें या जो भी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स और भी हैं, फेसबुक से लेकर, और उसमें हर एक एप्लीकेशन के फौरन इंस्टॉल के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि यू गिव एक्सेस टू योर लोकेशन, यू अलाउ योर, आप अलाउ करते हैं या नहीं करते? तो उस अलाउ से ही आपकी ट्रैकिंग शुरू हो गई है। सो हमें सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम एक बेसिक यूजर्स हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन बेसिक यूजर्स के लिए डिजाइन नहीं हुई, उनका कॉन्सेप्ट एक वास्ट और उसकी ब्रॉडर का आप क्या सजेस्ट करते हैं? तो हमें इस ऑप्शन को क्या रिजेक्ट कर देना चाहिए? अगर आप उसको अलाउ नहीं करते हैं ना तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हमें अनफॉर्चुनेटली उन्हें अपने माइक्रोफोन पे भी पूछते हैं कि अलाउ करना चाहते हैं आप अपनी फोटो गैलरी को अलाउ करना चाहते हैं, तो हम तो सब क्लिक करते चले जाते हैं क्योंकि हम ऐसे ही हैं जैसे किसी भी एक वेबसाइट के नीचे टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, आप उसको ये नहीं कहते कि पढ़े बगैर क्लिक किया बस आगे जाएं। होता यह है कि इसमें आपने जो पूछा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल अगर देखें तो बहुत सारी जैसे ऐप स्टोर ने और गूगल स्टोर ने भी आपको ये अलाउ करने की परमिशन इस हद तक दे दी है कि वाइल यूजिंग ऐप और वाइल ऑल द टाइम होता है ना, दो ऑप्शंस होती हैं, ईदर यू कैन गो फॉर वाइल यूजिंग ऐप, और इसको जब आप ऑलवेज कह देते हैं तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है जी। तो आप अगर कोशिश करें कि अगर वो ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक सर्टेन सिचुएशंस में है, तो आप उसको वाइल इंस्टॉल के ऊपर ही बता दें कि मुझे इसकी नोटिफिकेशन को या इसको ट्रैकिंग की अलाउ जो है परमिशन है, व्हेन आई विल यूज दिस एप्लीकेशन तो मुझे ट्रैक करे, उससे अलावा ट्रैक ना करें। सबके लिए मैसेज तो ये है कि आप इस ऑप्शन पे चले जाएं तो आप थोड़ा सा महफूज हो सकते हैं। दो के देयर आर एल्गोरिदम, आज एआई का दौर है, आप हर तरफ सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मेरे ख्याल से उसने ऑलरेडी गेम चेंज कर दी है। हर तरफ आपकी बहुत सारी चीज़ें, आज आप सोशल मीडिया पे जाएं तो फ़ोटो से क्या क्या हो रहा है, खुदा ना खास्ता आपकी घर की फैमिली कितनी हद तक सिक्योर है। हम बड़े आराम से व्हाट्सएप पे अपने स्टेटसेस लगाते हैं और उस पर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते कि क्या ये स्टेटस मेरी फैमिली की हद तक जाए या ये स्टेटस अक्रॉस मेरे जितने ब्रॉडर नेटवर्क में जो मेरे फ्रेंड नेटवर्क है उसको नज़र आए। हमने ये एहतियात करनी है एज अ यूज़र कि अगर मैंने अपने व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाना भी है तो क्या वो मेरा ऐसा स्टेटस है जो मेरे फैमिली से रिलेवेंट है, तो फिर आप उसके लिए एक स्पेसिफिक परमिशन दें। हम वो सोचते नहीं है, हम एक स्टेटस पे क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं और छोड़ देते हैं। अब वहाँ पे आपके प्लम्बर भी एक दिन जो आया था उसके पास अगर आपका नंबर सेव है तो उसने भी देख लिया है, अगर वो चाहे तो वो तस्वीर वहां से डाउनलोड करे और जहां मर्जी लगा दे, यू आर नॉट इन योर कंट्रोल। तो इसलिए बहुत सारी परमिशंस जो हैं वो आपके अंदर कंट्रोल में हैं, लेकिन चूंकि अब हमारे पास जैसे टेक्नोलॉजी इन्हेंस होती जा रही है, एप्लीकेशंस और स्मार्ट होती जा रही हैं, इसी तरीके से हमारी जो इसको लिटरेशन कहेंगे, हमारे जो यंग जनरेशन स्पेशली मैं उनके लिए ज़रूर कहूँगा, क्योंकि हमारे सारे लोग चाहते हैं कि दिन में रात में हम सुबह उठें और रात में हम वायरल हो जाएं, और उस वायरल के चक्कर में दे डोंट नो कि वो कौन से VPNs पे जा रहे हैं, वो कौन से रॉन्ग IPs को टच कर रहे हैं। अच्छा, ये भी हमें सोच समझ के करना है, क्योंकि जब हमने गुज़िस्ता दिनों देखा इंटरनेट स्पीड कुछ स्लो हुई तो हम सेकंड ऑप्शन के लिए VPNs का इस्तेमाल भी करते रहे और इन चीज़ों को ये किस तरह से गैर महफूज देखें जी, VPNs देयर इज़ नो डाउट कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको परमिशन देती हैं आपको एक डेटा सेट करने के लिए, लेकिन इस VPN का इस्तेमाल कतन ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ में फ्रीक्वेंटली ऐड कर दें, क्योंकि ये ऐसे ही समझ लें कि आप एक ट्रैफिक से निकल के दूसरी ट्रैफिक में आए हैं, लेकिन वो एक सर्टेन ट्रैफिक जो आपको ट्रैक कर रही है। अब वो VPN किस लेवल का है, उसकी ट्रैकिंग क्या है, हमारे एक एंड यूज़र को जिसकी इतनी लिटरेसी नहीं है, IT के अंदर भी नहीं है, या दे डोंट केयर एनीथिंग कि इसके पीछे क्या हो रहा है, तो आपके पासवर्ड शेयर्स हो रहे हैं, आपकी डेटा शेयर हो रहा है। आज अगर गूगल क्रोम एज अ बिग काइंड ऑफ सिर्फ एक ब्राउज़र है,
इट्स नॉट ओनली अ ब्राउजर एनी मोर, ये एक पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी आपकी कौन कौन सी हिस्ट्री है, आपने क्या किया है, कब किया है। अब बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, हम डायरेक्ट ऐप के थ्रू नहीं, हम उसको गूगल के थ्रू, तो वो भी बड़ा रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल, आप देखें आपकी हर एक जो पासवर्ड सेव हो रहा है, आज आप सोचते हैं कि आपके 1000 ऑफ डिफरेंट वेबसाइट पे अकाउंट हैं, ई कॉमर्स पे शॉपिंग करते हैं, आपने कुछ अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो आपके जो पासवर्ड्स हैं वो ऑलरेडी अपनी तरफ से तो आपके गूगल के अंदर सेव है, लेकिन गूगल इज अ सॉफ्टवेयर। अब जब वो सॉफ्टवेयर आपकी हद तक तो सेव है, लेकिन अगर आप गूगल क्रोम के ऊपर कोई एक्सटेंशन ऐड कर देते हैं और उस एक्सटेंशन से आपकी बहुत सारी सिक्योरिटी के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, तो आपके पासवर्ड हैक हो सकते हैं। और हैकर तो इनका इंतजार कर रहे होते हैं। आप छोटी छोटी एक्सटेंशंस लगाते हैं, कोई बंदा कहता है मेरा वीडियो अपलोड करने की एक्सटेंशन लगा दो, कोई कहता है मेरा पॉपअप एड जो आते हैं उसको रिमूव करने के लिए लगा दो। तो उस एक्सटेंशंस को लगाना और उसका यूज पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे यू डोंट नो कि आपके जो कंप्रोमाइज हो रहे हैं पासवर्ड्स और आपकी ईमेल्स। मुझे अब आपसे कुछ 5 चीजें ऐसी जाननी है कि एटलीस्ट मेरे सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो महफूज रहें, अगर उन पे कोई नजर रखे बैठा है तो मुझे ये निशानियां पता चल जानी चाहिए। बिल्कुल जी, सबसे पहली तो बात ये है कि थैंक्स टू द सॉफ्टवेयर राइट नाउ, आजकल जो बड़ी कंपनीज हैं, जो मैं स्पेशली जिनकी बात करता हूँ वो जिसमें आती हैं गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम्स हैं, ये इन्होंने फिर भी अपने यूजर्स की सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे चेक्स लगाए हुए हैं। अगर आप सबसे पहले तो ये देखें कि अपने हर ऐसी एप्लीकेशन जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो सकती हैं, हम उन एप्लीकेशंस का जिक्र कर लेते हैं जिनका फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल रहता है। व्हाट्सएप हर रोज सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फैमिली मेंबर हैं, इवन हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है, फेसबुक का, इंस्टा का, टिकटॉक का, स्नैपचैट का, तो इनकी हम बात कर लेते हैं। जी, इसमें तो स्पेशली आप अपने सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें। आप अपने देखें कि कहाँ से, क्योंकि जो ही कोई नया लॉगिन कहीं नई जगह से होता है या नई डिवाइस से होता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है या ईमेल जो आपने रजिस्टर्ड की होती है कि आपकी इस डिवाइस से हुआ है। अगर तो आपने किया है तो इमीडिएटली देखें कि क्या वो आपसे ही हुआ है, अदरवाइज इट मीन्स कि किसी ना किसी जगह पे, क्योंकि आप ये भी सेफ नहीं है कि आपका फ़ोन अगर रिपेयर होने के लिए गया है तो हाउ मच इज सेफ, बिकॉज वो इमीडिएट ऐसी डिवाइसेस हैं जो लगा के आपके सारे डेटा को अपने दूसरी डिवाइस के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं और आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। कोशिश करें कि मैं पहले उस पर जाने से पहले ये भी कह दूं कि हम बड़े आराम से जाते हैं और कहते हैं यार ये मेरा चीज़ सही कर दो, मैं 5-10 मिनट में आ रहा हूँ। यू नीड टू बी देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि आपकी हर चीज़ सिक्योर है, आप अपना जो पास की है वो ना दे के जाएँ, जो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वही उनको नज़र आए, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपने 5 एप्लीकेशंस की बात की, उसका ये है कि जब भी कहीं से अनअटेंशनली आपको लगे कि वो एक एक्टिविटी हुई है, उसको इमीडिएट देखें, अगर आपने नहीं की तो पासवर्ड को चेंज करें और उस पासवर्ड को फ्रीक्वेंट चेंज करते रहें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि मुझे भी पता है और आप भी इसी में जाते होंगे कि हम एक कुछ सर्टेन एप्लीकेशंस के अपने पासवर्ड इतने हो गए हैं कि आप चाहते हैं कि एक ही रखो, सब पे चलता रहे। अब वो एक एक्सपोज हुआ तो इट मीन्स कि आप 10 और पे एक्सपोज हो गए, तो हैकर्स तो इसका वेट कर रहे हैं और स्पेशली जो इस एक्टिविटी में होते हैं, जो आपके डेटा के अंदर जाना चाहते हैं, तो दैट विल बी वेरी। और सोशल मीडिया के लिहाज से आपकी हर ऐप के अंदर प्लीज़, मैं तो अपने आप को, अभी भी हमारे साथ भी हो सकता है बिकॉज वी आर आल्सो कीप लर्निंग एवरी डे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतनी परमिशंस हैं एक एक ऐप के पीछे जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ ओपन करते हैं और हम कहते हैं यार मैं तो भी बात कर रहा था और मुझे इसने इसका ऐड दिखा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने दिखा दिया, आपने अभी परमिशंस में जाके उनको अनचेक किया ही नहीं है। कई जगहों पे माइक अनचेक नहीं है, कई जगहों पे आपकी गैलरी अनचेक नहीं है, कहीं पे आप कहते हैं कि मेरी इतनी इंफॉर्मेशन इससे ज़्यादा आगे ना जाए, तो उन सारी एप्लीकेशन, चूंकि वो सोशल मीडिया है, वहाँ पे हर एक तरह की सेलिंग हो रही है, क्योंकि ई कॉमर्स का बिजनेस है, आपको एड्स भी दिखाने हैं, तो इन चीज़ों पे आप ज़रूर अपने चेक्स को देखें कि कौन सी परमिशंस ऐसी हैं जिसको वाइल यूजिंग ऐप आप चाहते हैं या ऑल द टाइम आप चाहते हैं उसको करें। मुझे ये बता दीजिएगा, ये जो OTP 1 टाइम हमारे पास पासवर्ड आता है, ये इसको हम किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं? देखें जी, 1 टाइम पासवर्ड तो डेफिनेटली 2 चीज़ों पे आता है, ईदर इज गोइंग टू बी ऑन योर मोबाइल फोन जो आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, या आपकी ईमेल आती है। इन दोनों चीज़ों के अलावा अगर आप ईमेल, अभी भी मैं इसको ये समझता हूँ कि ईमेल आपका अगर सिक्योर है तो फिर तो वो भी ठीक है, क्योंकि कंपनीज ऑफर यू बोथ
थिंग ईदर ऑन अ फोन, लेकिन मोबाइल फ़ोन इज़ फार बेटर देन द ईमेल थिंग कि जब भी आप लगाएं तो अपने मोबाइल, क्योंकि मोबाइल नंबर आपके कंट्रोल में होता है, OTP आती है आपके नंबर पे आता है कि ये किसने OTP सेंड किया है। हाँ। तो अगर तो वो रॉन्ग एक्टिविटी है तो आपको पता चल जाएगा ये OTP आ रहा है, मैंने इसका मतलब या तो पहले इमीडिएटली अपनी वेबसाइट पे जाना है या अपने जो भी एप्लीकेशन पे जाना है उसको चेंज करना है तो चेंज करें। अदर देन दैट आई थिंक OTP का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और स्पेशली वो चीज़ जिसका आपका फ्रीक्वेंट इस्तेमाल है। ईमेल्स हम इग्नोर कर देते हैं, अगर ईमेल पे किसी ने OTP सेंड किया है और अगर ऑलरेडी ईमेल भी हैक हो चुका है तो इट्स फार इजी फॉर दैट पर्सन टू हैक योर अकाउंट। सही। सो अब मुझे ये बता दीजिएगा कि हम अपने जितने भी पासवर्ड हैं इनको महफूज कैसे रख सकते हैं। समटाइम ये होता है कि हम भूल जाते हैं और फिर जब हम खुद ब खुद ही उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकता। सो उनको महफूज बनाने का तरीका देखिए जी, उसका सबसे पहला जो आसान हल है, मुझे पता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम बार बार ऐसी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम बार बार नहीं चेंज कर सकते। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्रीक्वेंट उसको मंथ में एटलीस्ट उसको रिविज़िट करें, और पासवर्ड की जो लेंथ है और उसके अंदर जो करैक्टर्स हैं वो घर के नामों से या उस चीज़ों से ना रखें। हो सकता है इट्स वेरी इजी फॉर अ पर्सन कि अगर उसने अपना नाम खुरम रखा हुआ तो खुरम के साथ आगे कुछ वो यूज़ करेगा, कोई बेटे का नाम यूज़ करेगा वगैरह वगैरह वगैरह। कोशिश करें कि उसके अंदर कुछ करैक्टर्स ऐड करें, कुछ स्पेशल करैक्टर्स जो कि आपके लिए, अब आप एप्पल के तौर पे अगर यूज़ करें तो वो आपको खुद से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की सजेशन देता है कि अगर आप चाहते हैं तो हम इसको लगाएं, क्योंकि वो बहुत सारे अनइवन नंबर्स और करैक्टर्स और स्पेशल करैक्टर्स होते हैं। तो एक तो फ्रीक्वेंट चेंज करते रहें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अपने हर एक वो जो 4 से 5 एप्लीकेशंस हैं एटलीस्ट उन एप्लीकेशंस के ऊपर तो कंट्रोल ये रखें कि आपके हर एक पासवर्ड को चेंज होना चाहिए। हमारी ये होती है कि ठीक है यार इस पे भी एक है तो इस पे भी रहने दो, वो मैं लॉगिन कर लूंगा, लगा ले तो चेंज हमें याद रहेगा। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको इन पे जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना है। बाकी ऑप्शंस आपके पास जो आती हैं उनको ज़रूर गौर से पढ़ें और जितना आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो करें। ये आपके ही सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं, मलिक तलहा की बर्थडे है आज, अब्दुल्ला और मलिक नौमान, हुसैन अली, साकिब आगा, हाफिज मोहम्मद अजलान की सालगिरह है। इसके बाद जी हसन सुबानी की सालगिरह है, मोहम्मद सुफियान। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हम चलेंगे जी, इस वक्त हमारी रिपोर्टर रुस्वा बाहर मौजूद है, उनकी तरफ, वो हमें बता रही हैं जी आज की रेट लिस्ट। ओवर टू यू। ताज़ा सब्जियां जो हैं वो बाज़ार में आ चुकी हैं और साथ ही साथ ख़रीदारों का रश भी बढ़ता नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ रेट लिस्ट भी आ गई है आज की रेट लिस्ट के हवाले से, और ओपन मार्केट के रेट्स के हवाले से मैं आपको कुछ आगाह कर देती हूँ। आलू दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत जो है वो आज सरकारी नर्ख जो है वो 55 रुपये मुकर्रर किया गया है ओपन मार्केट में, मगर 120 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से प्याज दर्जा अव्वल का सरकारी नर्ख जो है वो 85 रुपये मुकर्रर है ओपन मार्केट में, सकत 120 से 150 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर का सरकारी नर्ख 65 रुपये मुकर्रर है ओपन मार्केट में, सकत 100 से 120 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक का सरकारी नर्ख जो है वो 375 है ओपन मार्केट में, 400 से 420 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन का सरकारी दाम 550 है ओपन मार्केट में, 600 से 650 रुपये के दरमियान फ़रोख्त होता दिखाई दे रहा है। शिमला का सरकारी दाम जो है वो 80 रुपये मुकर्रर है ओपन मार्केट में, सकत 100 से 120 तक फ़रोख्त होती दिखाई दे रही है। बैंगन का सरकारी दाम 70 रुपये मुकर्रर है ओपन मार्केट में, 100 से 120 रुपये तक फ़रोख्त होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह से सब्ज़ मिर्च का सरकारी दाम जो है वो 100 रुपये मुकर्रर है ओपन मार्केट में, 120 से 150 रुपये के दरमियान फ़रोख्त होती दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ रेट्स हैं। सरकारी नरखों के बरक्स जो है वो ख़रीदारी और फ़रोख्त जारी है, क्योंकि गिरा फरोशी जो है वो आवाम के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा मसला साबित होती है, ख़ास तौर पर जो इस तरह की सब्जियाँ हैं जैसे अदरक, लहसुन, आलू, प्याज, टमाटर, इस तरह की जो सब्जियाँ जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल होनी है वो हर खासो आम जो है वो ख़रीदता नज़र आता है, मगर सफ़ेद पोश अफराद के लिए वो ख़रीदना भी मुश्किल हो जाता है, जो कि दुगने दामों पर कुछ मार्केट्स में जो है वो फ़रोख्त की जाती हैं। इसीलिए आवाम की जानिब से मुतालबा किया। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें कीमतें बताई। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से। तो नाज़रीन, हम तो पहले ही आपको बताते भी रहते हैं, दिखाते भी रहते हैं, और आज आपके सामने एक्सपेरिमेंट भी दिखाएंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। और आज के हमारे मेहमान माशाल्लाह से मैं तो उनका काम देख के हैरान भी हो गई हूँ, और आपके सामने वो जब काम करके दिखाएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अली हमजा सुराह हमारे साथ मौजूद हैं, कैलीग्राफर हैं, क्या कमाल महारत से कैलीग्राफी करते हैं। सो इनकी उंगलियों में क्या जादू है, हम अली हमजा से जानेंगे और इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत ज़बरदस्त काम है। सो अली हमजा, कब से कैलीग्राफी कर रहे हैं? मैं 2016 से कैलीग्राफी कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या जब स्टार्ट किया तो कैसे स्टार्ट किया? क्या बचपन से सब लोग कहते थे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है? यस, बचपन से जब मैं मैट्रिक में था तो तब मेरे असातिज़ा या फिर मेरे जो फेलोज थे या फैमिली कहती थी कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा। मैं बचपन से कट मार्कर यूज़ करता था। अच्छा, कट मार्कर यूज़ करते थे, यानी वो बच्चे जिनकी हैंड राइटिंग, जिनका पेपर बहुत ही खूबसूरत होता है, आपका उनमें शुमार होता था। तो कैलीग्राफी प्रॉपर कब से स्टार्ट की? 2016 में मैंने स्टार्ट की, 2016 आफ्टर मैट्रिक। ठीक हो गया। और अब कैलीग्राफी जो लोग करना चाहते हैं उनको आप कुछ सिखाएंगे भी हमारे साथ, क्योंकि अली मौजूद हैं, तो प्रॉपर तैयारी के साथ आए हैं। आप कैनवस भी देख सकते हैं इनका, और डिफरेंट तरह के आपके हाथ में ये जो सबसे पहले ये दिखा देंगे कैलीग्राफी के लिए क्या स्पेशली यूज होते हैं? जी जी बिल्कुल, ये बैम्बू कलम है। ठीक है। और जिसको पंजाबी में बांस या उर्दू में बांस कहा जाता है, ये उसके साथ ही कलम बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने खुद ही बनाए हुए हैं, हैंडमेड कलम है। ठीक है, आपने खुद इन्हें तराशा है अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको चाहिए? बिल्कुल, ठीक है। तो इनको मैंने तराशा है और डिफरेंट इसके साइज वगैरह होते हैं। सही है, तो ये कुछ और भी हमारे और पास भी पड़े हुए हैं जी, देखें ये हैं जी। तो बेसिकली इसका ये कट होता है, ये कट का साइज डिफरेंट होता है, कोई बड़ा कोई छोटा। ये जो फ्रंट पे कट है इसका? यस बिल्कुल, ये जो टिप होती है। ठीक है, तो इसके साथ जो है ना वो बेसिकली लिखा जाता है। सो आप स्टार्ट करें और मुझे बता दें कि आप क्या लिखने वाले हैं, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो भी साथ साथ देखते रहें। कलर्स का इस्तेमाल कौन सा होगा, किस तरह से स्टार्ट आप कैसे लेते हैं? कोई भी कलर्स आप यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने पीछे बैकग्राउंड क्या बनाना है। अभी सबसे पहले मैं इसको प्राइम करूंगा, फिर उसके ऊपर मैं बैकग्राउंड लगाऊंगा कलरफुल, उसके ऊपर फिर मैं लिखूंगा। ठीक हो गया, आप स्टार्ट कर लें। जी जी श्योर। अच्छा, बैकग्राउंड का कलर कौन सा होना चाहिए, ये थोड़ा सा आप गाइड भी हमारे नाजरीन को करते रहें कि अगर आप ऊपर जो आपकी राइटिंग है उसको प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं तो कलर कौन सा होना चाहिए? देखिए, अगर आप अपने मतलब कैलीग्राफी आपने लाइट कलर्स में करनी है, ठीक है, तो देन आपको बैकग्राउंड डार्क कलर में रखना पड़ेगा। और अगर आप कैलीग्राफी को डार्क कलर में करना चाहते हैं, देन आपको जो बैकग्राउंड है वो लाइट कलर में करना पड़ेगा, वो अपोजिट में रखेंगे। आप अभी क्या करने जा रहे हैं? मैं अभी डार्क कलर में इसमें जो है ना वो बैकग्राउंड रखूंगा और उसके ऊपर लाइट कलर में आप साथ साथ करते रहें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, तो ये ना हो के हम कंप्लीट दिखा ना सके, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम सारा कंप्लीट जो है आपका काम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी जी श्योर।
ये अभी आप बेस बना रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? प्राइमिंग। प्राइमिंग कहते हैं जी। मैंने कहा वो स्पेसिफिक टर्म जो यूज की जाती हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर दें। जितनी देर अली ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत नईम साहब के कैमरे में मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लिखा हुआ है जी। थोड़ा सा ऐसे घुमा लूँ। ये जी साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये पूरा दरूद पाक लिखा हुआ है और इसके साथ अल्लाह, रसूल और मोहम्मद। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह से क्या महारत है जी, कितना इनके हाथ में जादू सा है। सो अभी हम चलते हैं दोबारा से अली हमजा की तरफ। तो ये जो कैनवस है जी जी, ये आपको किस मटेरियल में लेना होता है? ये फैब्रिक में होता है। ये कैनवस भी मैंने खुद बनाया हुआ है। अच्छा जी जी, तो माशाल्लाह आप तो बहुत ही कमाल करते हैं फिर। जी जी। आर्ट साथ में साथ आप अली का काम भी हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप देख सकें कि माशाल्लाह से इनका काम कितना जबरदस्त है। इसको ड्राई होने का वेट करते हैं क्या? नहीं, आप इसी पे कर सकते हैं। नॉर्मली ये किया जाता है ना कि आप ड्राई होने का वेट कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। वैसे नॉर्मली नहीं सभी ऐसे करते हैं, बट मैं ऐसे नहीं करता। ये इनग्रेविंग टेक्निक है जो बिल्कुल एक डिफरेंट है। तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ता? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कलर स्प्रेड वगैरह तो नहीं होते हैं? कुछ भी नहीं होगा। इवन के मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये एक्रेलिक के साथ इनग्रेविंग टेक्निक पाकिस्तान में मैंने इंट्रोड्यूस करवाई है। वाह, जबरदस्त, ग्रेट। ये पहले कोई भी नहीं इस पे काम कर रहा। ठीक हो गया। चलें अली, आप इसको जल्दी से कंप्लीट कर लें और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएं ताकि हम अपने नाज़रीन को, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो मैं चाह रही हूँ कि हम प्रॉपर एक जो पूरी हमारे पास लुक आ जाए ना, वो मैं दिखाना चाह रही हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं इसको जरा थोड़ा सा फिक्स कर दूँ। आप इसको फिक्स करना चाह रहे हैं? यस। सो ये कलर्स आप आसानी से मिल जाते हैं मार्केट से, या इनमें भी क्वालिटी होती है? कलर क्वालिटी क्या मैटर करती है कि जितने अच्छे बहुत ज्यादा मैटर करती है। सही, तो मिल जाते हैं एक्रेलिक कलर्स, तो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, उसका तो कोई ये कौन सा कलर है जो आप यूज कर रहे हैं? ये पर्पल शेड है। पर्पल शेड है जी, ओके। ये भी बिल्कुल स्टार्ट है, इसलिए आप लोगों को भी अंदाजा होगा कि अली बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं। इसलिए मैं भी गौर से देख रही हूँ कि ये क्या निकलेगी इसकी शक्ल। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आप ये बैकग्राउंड लगाते हैं तो इसमें इस चीज़ का बिल्कुल लिहाज नहीं रखा जाता कि जी आप क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपने जस्ट एक स्टार्ट लेना होता है। ये अभी आप इसका बैकग्राउंड सिर्फ रेडी कर रहे हैं? ठीक है, ओके जी। चलें जी, और ये कौन सा कलर आपने यूज किया? ब्राउन कलर? यस, ब्राउन। जी, ब्राउन। और अब ये ग्रीन सा कोई शेड लग रहा है। ठीक हो गया, लाइट ग्रीन है ये। सो इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स जो आपके सामने जिस शक्ल में मौजूद है, वो पहले इस मरहले से गुजरकर इतनी खूबसूरत शक्ल में आती हैं। यानी ये पेंटर की कमाल महारत, कैलीग्राफर की कमाल महारत है कि उन्होंने बिखरे हुए रंगों को किस तरह से एक शक्ल में ले आना है, एक खूबसूरत शक्ल में ले आना है जी। अच्छा, अब आप जो इसको आप जिस तरह से कर रहे हैं, ये कोई इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, आप कलर मिक्स करके कर रहे हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। ठीक है जी जी। वो जो कहते हैं ना ऐसे रंग बिखरे हुए हैं, तो बस ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। इसकी एक मिसाल मेरे सामने वाली आपको इस पे नजर आ रही है। एग्जैक्टली, जो बैक पे पड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें भी एक खास टेक्निक होती है, आप ऐसे ही रैंडम नहीं कर सकते। ठीक है, आपको प्रॉपर इस पे जो है ना वो थोड़ा वो करना पड़ता है। हाँ, वो मैं देख रही हूँ, आप कहीं पे ज़िगज़ैग सा बना रहे हैं। जी जी, उसको जो स्प्रेड करने का आपका तरीका है, वो डिफरेंट कलर आप मिक्स करते चले जा रहे हैं। कहीं पे ग्रीन बीच में कलर लेकर आ रहे हैं। जी जी, ठीक है जी। कहीं पे पर्पल शेड बीच में लेकर आ रहे हैं। इसको आप, यस, आपका अपना एक तरीका है जिससे आप इसको कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ तक कि ये काम कंप्लीट हो जाए, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं और अली का ये कैनवस तकरीबन रेडी हो जाएगा जिसको हम बैकग्राउंड कह रहे हैं। फिर ऊपर राइटिंग की तरफ आएंगे। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो अली हमारे साथ मौजूद है। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। 3 मिनट में जी आपने हमें इसको लिख के भी दिखाना है। इसकी कुछ खासियत बता दें कि आपने इसकी सिलेक्शन क्योंकि यहाँ पे तो एक बहुत सारी साइज। अच्छा, ठीक है। बेसिकली हमने देखना है कि कैनवस हमारे पास किस साइज का और आयत कितनी बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको चूज करेंगे। ठीक है जी, आप स्टार्ट कर दें। जी, बिस्मिल्लाह। आप इजीली अगर नीचों के बैठना भी चाह रहे हैं तो आप बैठ सकते हैं। बस ये गई इंशाल्लाह। अच्छा, तो बेसिकली वो कलर आप रिमूव करते जाएंगे
जिस तरह से आपने लिखना है, Yes. जबरदस्त। यानी वो कलर जो पूरे स्प्रेड किए थे, अब उनको इस पेंसिल से रिमूव करते हुए अली लिख रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। कलम का क्या ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हुए खूबसूरती से जो है अली लिख के दिखा रहे हमें। फ़ाबी अय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, मतलब कैलीग्राफी को समझना भी सम टाइम जो है ना, कि जिस तरह से ये वर्ड्स को लिख के दिखा देते हैं। आमतौर पे तो जो हम देखते हैं वो नॉर्मली एक लाइन में आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अल्फाज को इकट्ठा करके लिखना और बड़े खूबसूरत अंदाज में कि वो आंखों को भी खूबसूरत लगे। और मुश्किल तो है ये, क्योंकि राइटिंग अच्छी के साथ साथ अली मुझे ये बता दें कि इसके दाव पेज भी सीखना, जी जी, तो किसने सिखाया आपको? ये मैंने खुद ही सीखा है, अल्लाह की वाह, मदद है। जबरदस्त। क्या सोशल मीडिया से हेल्प लेते थे? क्योंकि यहाँ तो नए नए ट्रेंड होते हैं, कलर का इस्तेमाल कैसे करना है और राइटिंग का कोई नया जो है पैटर्न, उसको कैसे लेकर आना है। खुद एक्सपीरियंस कर करके, यानी डिफरेंट एक्सपीरियंस आप खुद यस, करते रहे। बिल्कुल। हमारे पास लास्ट मिनट रह गया, सो ऑलमोस्ट लिखा जा रहा है जी। तो आपने अपने माइंड में जो चीज़ सोच ली है उसके मुताबिक ही आपने कैनवस का इंतखाब करना है, उसके मुताबिक ही आपने कलर्स की सिलेक्शन करनी है। यानी ये पहले एक पूरा वो कहते हैं ना स्केच आपने अपने माइंड में तैयार कर लेना होता है और उसके बाद उसको आपने सामने लेकर आना होता है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। ये इस टाइम जी अली ने हमें कंप्लीट करके दिखा दिया। अली, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और कम वक्त में बहुत ही स्पेशल आपने कारनामा सर अंजाम देकर दिखा दिया। सो काम तो आपका माशाल्लाह से पहले ही हमने अपने नाज़रीन को दिखाया, बहुत ज़बरदस्त है। तो हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे। जिस तरह से मेरे ख्याल से ये हर किसी के हाथ में ये वाली महारत नहीं होती है। जी जी, अब आप थोड़ी सी डिजाइन कर रहे हैं। चलें जी, आप इसको कंप्लीट कर ले, हम फिर अपने नाज़रीन को एक पूरी इसकी शक्ल दिखा देते हैं, क्योंकि मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। अली, थोड़ा सा टाइम दे दे जी, अब हम इसको पूरा दिखा दें, थोड़ा सा टाइम दे दें। जी जी जी, ये देखें जी, ये इसकी कंप्लीट शक्ल आपके सामने है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।